मैंने अपने चारों तरफ पहले हिसार खींचा और इसके बाद अमल शुरू कर दिया। मेरी पुश्त चिराग की तरफ थी और मेरा साया सामने पड़ रहा था। इस वक्त रात के ठीक 12 बजे थे। अभी मुझे अमल शुरू किए 1 घंटा भी ना गुजरा होगा कि मुझे महसूस हुआ जैसे इस बंद कमरे में सिर्फ मैं ही अकेला नहीं हूँ, कोई और भी है। ये ख्याल आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला और हवा का एक तेज़ तंग झोंका कमरे में दाखिल हुआ। मुझे लगा जैसे चिराग की लू बहुत देर से थरथराई हूँ, मगर कमरा अभी रोशन था, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि अभी मेरी पुश्त पर चिराग जल रहा है। मगर इस तेज़ हवा में चिराग क्यों नहीं बुझता? इस ख्याल के साथ ही मुझे याद आया कि ये सब कुछ मेरा वहम और फ़रेब नज़र भी हो सकता है। इसके साथ ही मैं भरपूर तवज्जो के साथ अमल पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। मेरा साया भी अब कांपने लगा था, जैसे चिराग की लो बहुत तेज़ी के साथ थरथरा रही हो। लेकिन अब मैं एक नतीजे पर पहुंच चुका था कि ये सब वहम है। मेरे कमरे का दरवाज़ा बदस्तूर बंद है और हवा भी कमरे में तेज़ी के साथ नहीं आ रही। ये सब इसी नादीदा और पुरस्रार कुव्वत के करिश्मे हैं जिसे बस में करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। एक मरतबा फिर आंधी का शोर सुनाई दिया और इसी के साथ मैंने देखा कि मेरे सामने हिसार से बाहर कोई शख्स मेरी तरफ पुश्त किए खड़ा है। मैं चौंक गया। ये तो वही है, ख्वाब वाला शख्स मालूम होता है। चंद लम्हों में ही इस बात की तस्दीक हो गई जब कुछ मैंने ख्वाब में देखा था बिल्कुल वही बक़ैद होशो हवास देख रहा था। और जब वो मंजर मेरी आंखों के सामने आया कि वो अजनबी शख्स मेरी हम शक्ल का सर रखा रहा है और इसका चेहरा मेरी तरफ है, तो मेरी मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। मैं इसे देखने पर मजबूर था, इसलिए कि वो मेरे साए के बराबर ही बैठा हुआ था और मुझे अपने अमल जारी रखने के लिए साए की तरफ देखना लाजमी था। ये सारा मंजर मेरे साए के बिल्कुल बराबर नज़र आ रहा था। मैंने अपने अमल की तेज़ रफ्तार कर दी। इससे मेरे दिल को कुछ तक़वियत हुई। साए पर आंखें जमाए हुए मुझे काफ़ी देर गुजर गई थी और अब मेरी नज़रें थकने लगी थीं। मैंने साए से नज़र हटाकर छत की तरफ देखा तो हैरान रह गया। छत गायब थी और आसमान पर तारे चमकते नज़र आ रहे थे। मैं चकरा गया, आखिर छत कहाँ गई? लेकिन इस वक्त मुझे ख्याल आया कि वो फ़रेब नज़र हो सकता है। मैंने चश्मे तसव्वुर से देखा कि एक धुंधला साहे वाला आसमान की पहनाइयों में नज़र आ रहा है। इस वक्त मैंने पलकें झपकाई और अब जो नीचे अपने साए की तरफ नज़र की तो ना इसके करीब मेरी बमुश्किल सर कटा हुआ था और ना मेरा वो हमशक्ल था। अब अमल का वक्त भी तकरीबन पूरा होने वाला था। मुझे कहीं दूर से अज़ान की आवाज़ सुनाई दी और मैंने अमल पढ़ना रोक दिया। ये अमल मुझे रात 12 बजे से सुबह अज़ान होने तक करना था। मैं हिसार से बाहर आया, छत की तरफ देखा तो छत अपनी जगह मौजूद थी। कमरे में सब कुछ इसी तरह था जैसे रात को था। मैंने एक बड़ी सख्त और अज़ाबनाक रात गुजारी थी। फजर की नमाज़ पढ़कर मैं सो गया। सोकर उठा तो मुझे सिर्फ इतना याद था कि मैंने ख्वाब में हमजाद को देखा है जिसने मुझे रोटी ना पहुंचाने की शिकायत की है। मैंने सोचा तो इसका क्या मतलब है कि मेरा अमल कामयाब जा रहा है। मुझे मालूम था कि अब मुझे रोटी कहाँ किस चौराहे पर जाकर नहीं रखनी, बल्कि अपने कमरे में ही अमल के दौरान अपने हिसार के अंदर इस पर दम करके रखनी पड़ेगी और अमल ख़त्म करके रोटी हिसार ही में छोड़कर कुछ अरसे के लिए कमरा खाली छोड़ देना पड़ेगा। रात हुई तो मैंने यही किया और सुबह जब मैं अपनी हवेली के एक दूसरे कमरे में नमाज़ पढ़ के इसके कमरे में दाखिल हुआ जिसमें अमल कर रहा था तो ये देख कर दंग रह गया कि रोटी गायब थी, जबकि मैं कमरा बाहर से लगा कर गया था और नमाज़ पढ़कर आने के बाद खुद खोला था। मेरा अमल पूरा होने में अब सिर्फ 9 दिन बाकी थे। दोपहर का वक्त था। मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने और खाना खाने उठा था। किसी ने फाटक खटखटाया। मैंने उठकर फाटक खोला, देखा तो ठेकेदार अब्दुल सत्तार खड़े हैं। वो मुझे देखकर बोले, मियाँ ये तुमने क्या किया, क्या हाल बना रखा है? सूरत नहीं पहचानी जाती, आखिर हो किन चक्रों में? तुम ऐसे अपनी हवेली में कैद हुए हो कि हमें दिखाई ही नहीं देते। दिन रात घर में पड़े करते क्या रहते हो, कुछ पता तो चले। मैंने खां साहब को अंदर बुला लिया और अपने कमरे में बिठाकर बोला, बस खान साहब ऐसा ही एक काम है जिसके लिए मुझे तन्हाई चाहिए। खान साहब मेरी बात सुनकर हंसे और बोले, मियाँ साहबजादे क्या कीमिया बना रहे हो? अम्मा इस चक्कर में ना पड़ना, अच्छे अच्छे खां ठिकाने लग गए, इसमें लाखों के घर खाक हो गए थे, हाथ कुछ भी ना आएगा।
जो पास में पूंजी है जमा जोड़ की वो भी गवा बैठोगे। कहा, खां साहब मेरे पास कौन सी ऐसी दौलत रखी है जो ये शौक करूँगा, और फिर कीमियागरी से मेरा क्या वास्ता। मेरी बात सुनकर खां साहब ने कहा, खैर मियाँ तुम जानो, मैं तो इसलिए आया था कि मेरा इरादा है कि कल से काम शुरू कर दो। बारिश भी बंद हो गई है, क्यों तुम्हारा क्या ख्याल है। जैसी आपकी मर्जी, मैंने जवाब दिया। इसके बाद खां साहब चले गए। दूसरे दिन से फिर मलबा उठने लगा। हवेली पुराने वक्तों की बनी हुई थी। ईंट की जगह जगह पत्थर भी इस्तेमाल किया गया था। खां साहब ईंटें, पत्थर और दूसरा सामान उठवाने में मसरूफ़ रहते। खां साहब दिल के ज़रा हंसी सी वाक़या हुए थे। वो रत्ती भर मलबा हवेली में नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं अपने अमल में मसरूफ़ रहा और अब इस अमल की आखिरी रात थी। इस रात मुझे पूरी तरह मोहतात व होशियार रहना था। मेरे इल्म में था कि मेरे मुस्तक़बिल का दारोमदार इस रात पर है। मुझे ना डरना है, ना अपना अमल तर्क करना है। इस रात में तमाम रातों से ज़्यादा मुस्तैद और चाको चौबंद था। मगर खिलाफ मामूल वो रात सुकून से गुजर गई। अमल ख़त्म करके मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ते ही एकदम मुझ पर क़ानून की तारी हो गई, जो इससे पहले एकदम इस तरह कभी तारी नहीं हुई थी। मेरी आंख किसी के ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने पर खुली। मैं कुछ नींद में उठा दिया गया। कोई मेरे कमरे का दरवाज़ा मुस्तकिल पीट रहा था। मैं उठा और दरवाज़ा खोल दिया। मैंने देखा कि 8-10 मज़दूर दरवाज़ा। दूसरे दिन से मलबा फिर उठने लगा। हवेली पुराने वक्तों की बनी हुई थी कि क्या ईंट की, जगह जगह पत्थर भी इस्तेमाल किया गया था। खां साहब ईंटें, पत्थर और दूसरा सामान उठवाने में मसरूफ़ रहते। खां साहब दिल के ज़रा खसीसी वाक़या हुए थे। वो रत्ती भर भी मलबा हवेली में नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं अपने अमल में मसरूफ़ रहा और अब इस अमल की आखिरी रात थी। इस रात मुझे पूरी तरह मुहतियात और होशियार रहना था। मेरे इल्म में था कि मेरे मुस्तकबिल का दारोमदार इस रात पर है। मेरे इल्म में था कि मेरे मुस्तकबिल का दारोमदार अपना अमल तर्क करना है। इस रात में तमाम रातों से ज़्यादा मुस्तैद और चाको चौबंद था। मगर खिलाफ मामूल वो रात सुकून से गुजर गई। अमल ख़त्म करके मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ते ही एकदम मुझ पर क़ानूनगी सी तारी हो गई, जो इससे पहले एकदम इस तरह कभी तारी नहीं हुई थी। मेरी आंखें किसी के ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने पर खुली। मैंने कुछ नींद में उठा दिया गया था। कोई मेरे कमरे का दरवाज़ा मुस्तकिल पीट रहा था। मैं उठा और दरवाज़ा खोल दिया। मैंने देखा कि 8-10 मज़दूर दरवाजे के बाहर खड़े हैं और इनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही हैं। इनमें से एक मुझे देखकर हकलाया, चिराग, चिराग, क्या बात है, साफ साफ बताओ, कैसा चिराग, क्या कहना चाहते हो तुम। मैंने इससे पूछा। काफ़ी देर बाद वे इस काबिल हुए कि अपनी बात का इजहार कर सकते। इनकी बात सुनकर मैं भी चकरा गया। उन्होंने बताया कि वो शिकस्ता हवेली के एक हॉल नुमा बड़े कमरे की एक बुनियाद खोद रहे थे कि तकरीबन 10 फुट नीचे में से एक कुदाल किसी ऐसी चीज़ से टकराई, जिससे टकराने के बाद बिल्कुल ऐसी आवाज़ आई जैसे कुदाल किसी देग या किसी पतीली के बर्तन से टकराया हो। वो समझे कि यकीनन यहाँ कोई जीज दफन है। उन्होंने जल्दी जल्दी आसपास का मलबा साफ करना शुरू कर दिया। आने के बाद ये देखकर हैरत ज़दा रह गए कि वहाँ कुछ भी नहीं था। किसी ने बुनियाद फिर कुदाल चलाई, फिर वैसी ही आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने जल्दी जल्दी बुनियाद में लगी हुई किकियाँ ईंटें हटाना शुरू की, लेकिन एक मरतबा ईंटें हटाते हटाते वो सब उछल पड़े। बुनियाद में तकरीबन 10 फुट नीचे बुनियाद के अंदर एक खाना सा बना हुआ नज़र आया, जिसमें एक कांसी का चिराग रखा हुआ था जो रोशन था। कांसी का चिराग? मैंने सोचा, मैं भी तो अपना अमल एक ऐसे ही कांसी के चिराग के ज़रिए कर रहा था। एकदम मेरी नज़रें इस तरफ उठ गईं जहाँ मेरा चिराग रखा हुआ था। मैं चौंक पड़ा, चिराग गायब था। मैंने मजदूरों से कहा, तुम लोग चलो, मैं भी आता हूँ। इनके जाने के बाद मैंने तमाम कमरे में अपना चिराग ढूंढा, मगर इसका कहीं कोई पता नहीं था। मैं सुबह कमरे का दरवाज़ा लगाकर सोया था और मज़दूरों के आने पर मैंने दरवाज़ा खोला था। फिर चिराग यहाँ से कैसे गायब हो गया, जबकि कमरे में कोई खिड़की भी नहीं थी जिसके ज़रिए कोई कमरे में दाखिल होकर चिराग ले जाता। चिराग से मायूस होकर मैं अपने कमरे से निकला और हवेली के शिकस्ता हिस्से की तरफ चल दिया। मैंने देखा कि अब ठेकेदार अब्दुल सत्तार खान भी मौजूद थे और मज़दूरों के हमरा वो भी कुछ हैरतज़दा दिखाई दे रहे थे। मैं लोगों तक पहुंचा। वो इस जगह से काफ़ी फासले पर खड़े थे जहां खुदाई का काम हो रहा था। मेरे आने पर ठेकेदार ने कहा, समझ में नहीं आता क्या माजरा है। मज़दूर खुदाई करने और मलबा उठाने से इनकारी हैं। खुदा मालूम ये क्या चक्कर चल रहा है।
चलिए आइए देखते हैं। ये कहकर मैं इस तरफ बढ़ा जिधर बकौल मजदूरों के यह हादसा पेश आया था। मेरे आगे बढ़ने पर खां साहब की भी बहुत हिम्मत बढ़ी और कुछ मजदूर भी हमारे साथ चलने लगे। मैंने इस जगह पहुंचकर देखा कि वाकई एक जगह तकरीबन 10 फुट नीचे एक बुनियाद में चिराग रोशन था। पहले मैं कुछ झिझका, मगर फिर हिम्मत करके नीचे उतर गया और इस चिराग इस जगह से उठा लिया। वो अब भी इस तरह जल रहा था। मेरे इस तरह चिराग उठा लेने पर कुछ लोगों के चेहरे पर हैरत के असरात नमूदार हुए। ये चिराग किसने रखा था? मैंने मजदूरों को मुखातिब करके सख्ती से पूछा। मेरा ख्याल था कि मजदूर ही में से किसी की ये हरकत हो सकती है, मगर मेरे और ठेकेदार के लाख सख्ती से पेश आने के बावजूद कोई मजदूर ये बताने पर तैयार नहीं हुआ कि आखिर ये मामला हो चल क्या रहा है। खा खा कर यकीन दिलाया कि चिराग उन्होंने इसी तरह बुनियाद के अंदर जलता हुआ देखा था। ये चिराग मेरे ख्याल के मुताबिक वही था जिसके ज़रिए मैंने अपना अमल किया था। मैंने आयतल कुर्सी पढ़कर चिराग को गुल कर दिया और बाहर निकलकर ठेकेदार से बोला, ये चिराग मेरा है, कल ही मेरे कमरे से किसी ने इसे चुरा लिया था और यकीनन ये हरकत भी यही काम करने वालों में से किसी की है। फिक्र की और कोई ऐसी बात नहीं, किसी ने मुझे और आपको डराने के लिए ये हरकत की है। मेरा ख्याल है आप काम शुरू करा दीजिए। ठेकेदार मेरी बातों से मुतमईन हो गए। हर चंद के मैं अभी पूरी तरह मुतमईन नहीं था और मेरी समझ में नहीं आया था कि ये सब क्या माजरा है। ठेकेदार ने मजदूरों से काम जारी रखने के लिए कहा, लेकिन इनमें से कोई भी काम करने पर आमादा नहीं हुआ था। मजबूरन ठेकेदार को कहना पड़ा, अच्छा ठीक है, तुम लोग अपना हिसाब ले जाओ, मैं दूसरे दिन मजदूरों का इंतज़ाम कर लूँगा। इन सबको छुट्टी दे दी गई, लेकिन ठेकेदार साहब का ख्याल गलत साबित हुआ। वो दिन भर दूसरे मजदूरों की तलाश में रहे, मगर कोई भी यहाँ पर काम करने पर राज़ी ना हुआ। तमाम शहर में ये अजीब व गरीब वाक़या मशहूर हो गया और ये ख़बर मेरे दोस्तों तक भी पहुंची। वो भी इसकी तस्दीक करने मेरे पास आए। गर्ज के दिन भर लोग काम करते रहे और वो जगह जगह देखते रहे जहाँ से चिराग निकला था। ईशा की नमाज़ पढ़कर आज पहली मरतबा मैंने रात को सोने की तैयारी की। मैं अमल तो पूरा कर ही चुका था और अब किसी कदर मायूस भी था, इसलिए कि आज पूरे 40 दिन मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन अब तक इस पुरस्कार कुव्वत ने ख़ुद को ज़ाहिर नहीं किया था। ना जाने लेटे लेटे मेरे दिल में क्या आई कि मैंने इस चिराग को उठाया और ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर घसीटने लगा, मगर ला हासिल, इसका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। इसके बाद मैंने चिराग अपने तकिए के नीचे रखा और सोने के लिए लेट गया, लेकिन नींद जैसे मेरी आंखों से कोसों दूर चली गई थी। अब क्या होगा? क्या मैं दोबारा अमल शुरू करूं? मैं सोच रहा था, या फिर इस ज़िंदगी की तरफ लौट जाऊं जो तलखियों, नाकामियों और महरूमियों से भरी हुई है। बहुत देर तक इन बातों पर गौर करता रहा। फिर मैंने सोने की कोशिश की, मगर नींद अब मुझसे दूर थी। मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? शायद इसलिए कि आज रात मैं भूखा हूँ। मैं खुद ही सवाल कर रहा था और खुद ही इनका जवाब भी दे रहा था। थकन और भूख के साथ नाकामी के एहसास ने मुझे निढाल कर दिया था। मुझ पर ग़नूनगी सी तारी होने लगी और करीब था कि मैं सो जाता। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सरहाने से तकिया खींच लिया। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। तकिया वाकई पलंग के नीचे था। मैंने झुककर तकिया उठा लिया। कमरे में लालटेन की हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी, जिसकी लौ मैंने लेटने से पहले मद्धम कर दी थी। मैंने सोचा कि सोते में खुद मुझसे ही तकिया गिर गया होगा। ये शायद मेरा वाहिमा है कि किसी ने मेरे सर के नीचे से तकिया खींच लिया था। मैं फिर लेटने लगा और अभी मैंने कमर भी सीधे नहीं की थी कि किसी ने मेरे ऊपर से चादर खींच ली। मैं खौफज़दा हो गया और लेटे लेटे ही आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। कमरा खाली था। कौन मुझे तंग कर रहा है? मैं सोच रहा था। यकीनन ये कोई नादीदा क़ुव्वत है। इस मर्तबा मैंने खुद बाकायदा होशो हवास अपने ऊपर से चादर खींचती हुई देखी थी। मुझ में उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अभी मैं ये फ़ैसला ना कर पाया था कि उठकर चादर ज़मीन से उठा लूं या नहीं, कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई फिर मेरे सर के नीचे से तकिया सिरका रहा है। इस मर्तबा मैं अचानक उठकर बैठ गया। कौन हो तुम? मेरी आवाज़ वाज़ा तौर पर कांप रही थी। डर गए? आवाज़ आई। मैं जाग रहा हूँ और तुम सो रहे हो। तुम सामने क्यों नहीं आते? मैंने खला में घूरते हुए कहा। तुम मेरा ध्यान तो करो, तुम्हें नज़र आने लगूंगा। आवाज़ फिर आई। मुझ पर खौफ सा तारी होने लगा और मैंने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का वेद शुरू कर दिया। इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने कोई जिन या भूत हूँ कि तुम्हारे आयत पढ़ने से भाग जाऊँगा?
आवाज़ ने कहा। फिर कौन हो तुम? मैं हल्की सी हंसी की आवाज़ आई। तुम खुद अपनी आवाज़ नहीं पहचान सकते? अब जो मैंने इसकी आवाज़ पर गौर किया तो मालूम हुआ कि वो तो खुद मेरी ही आवाज़ थी, मगर इससे आगे मैं ना सोच सका। मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा जिस्म लतीफ़ हूँ, मैं तुम्हारा हमज़ाद हूँ जिसके लिए तुमने इतने दिन दुख झेले हैं। मेरा तसव्वुर करो, यानी खुद अपने जिस्म का मैं ज़ाहिर हो जाऊँगा, यानी तुम्हें नज़र लगूंगा। क्या क्या तुम मुझे मिल गए? मेरी आवाज़ खुशी से कांप रही थी। फिर मैंने आंखें बंद करके अपने जिस्म का तसव्वुर किया जिसके लिए मैंने महीनों रियाज किया था। फिर जैसे ही मैंने आंखें खोली मैं उछल पड़ा। खुद मेरा ही जिस्म मेरे रूबरू था। त, त, तु, तुम मेरे हमज़ाद हो? हाँ, वो तुम ही हो, मैं खुशी से हकला रहा था। मैं तुमसे जो भी कहूँगा क्या वो पूरा करोगे? यकीनन ऐसा ही होगा। मैं हर तरह तुम्हारा हुक्म बजा लाऊंगा, मगर इससे पहले हमारे तुम्हारे दरमियान कुछ शराइत ज़रूर तय हो जानी चाहिए। हमज़ाद बोला। वो क्या? मैंने बेसब्री से कहा। तुम मुझे बताओ कि तुमने मुझे किस लिए मुसख्खर किया है, और ये अरसा कितना होगा? तुम मुझे कब आज़ाद करोगे? हमज़ाद ने पूछा। मैं इसकी बात सुनकर सोच में पड़ गया और सोचने लगा इसे क्या जवाब दूं। खूब सोच समझकर जवाब दूं। तुम बहरहाल इस मुआहदे के पाबंद हो गए। हमज़ाद फिर बोला। 100 बरस। मैं तुम्हें 100 बरस के बाद आज़ाद कर दूंगा। और तुम्हारे पहले सवाल का जवाब यह है कि मैं बेहद तंगहाल और परेशान था। मैं अपनी ये कसमपुरसी और गुर्बत दूर करना चाहता हूँ। मैंने खूब सोच समझकर जवाब दिया। मैंने सोचा था कि अगर मैं जिया भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 बरस जीऊँगा। तो एक तरह से मैंने अपनी सारी ज़िंदगी के लिए हमज़ाद का क़ुर्ब हासिल कर लिया है। मेरी बात सुनकर वो बोला। मंजूर है, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक शर्त का ख्याल रखना पड़ेगा। वो ये कि तुम हर वक्त पाक रहोगे। ये किस तरह मुमकिन है? मैंने कहा। हाँ, ये हो सकता है कि मैं जब तुम्हें तलब करूं तो पाक रहूं, और मेरा ख्याल तो ये है कि तुम इसी वक्त मेरे सामने आओ। जब मैं तुम्हें पुकारूं या तुम्हारा तसव्वुर करूं, मैं तुमसे इस बात का अहद करता हूं कि मैं नापाकी की हालत में कभी तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। हाँ, ठीक है। अगर तुम मुझे बुलाओगे भी तो ऐसी हालत में तो मैं खुद भी नहीं आ सकता, इसलिए कि मैं तो एक रूह हूँ और रूह पाक होती है। इसके अलावा मैं तुम्हारा हर हुक्म बजा लाऊंगा जो भी मेरी दस्तरस में हुआ। अगर तुम मेरी पुरस्रार क़ुव्वतों से ना आशना हो तो मैं तुम्हें अपने बारे में बता सकता हूँ। हमज़ाद बोला। नहीं, मैं तुम्हारी क़ुव्वतों से वाकिफ़ हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर बताओ कि जब मैं तुम्हें तलब करूँगा तो तुम क्या सबको नज़र आओगे? मैंने पूछा। जैसा तुम कहो, दोनों ही सूरतें मुमकिन हैं, हमज़ाद ने जवाब दिया। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मुझे ही नज़र आया करो, वो भी सिर्फ इस वक्त जब मैं तुम्हें तलब करूँ, और जब मैं हाथ का इशारा करूँ कि तुम जाओ तो तुम चले जाया करो। ठीक है, मुझे तुम्हारी शराइत मंजूर है और मैं समझता हूँ कि तुम भी मेरी शराइत का पास करोगे, हमज़ाद ने जवाब दिया। तुम मुझे वादे के ख़िलाफ़ नहीं पाओगे। इस वक्त तुम्हें कुछ चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है? हमज़ाद बोला। इसके पूछते ही मुझे एकदम अपनी भूख याद आ गई और मैंने जल्दी से कहा, मुझे इस वक्त सख्त भूख लग रही है, कहीं से अगर खाना मिल सके तो बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या खाओगे? गोश्त हो तो क्या ही कहना, वैसे इस वक्त दाल भी चल सकती है, भूख बहुत ज़ोर की लग रही है। मैं लाता हूँ, हमज़ाद ने कहा, और मेरे देखते ही देखते वो गायब हो गया। अभी कुछ देर पहले ही जहाँ वो खड़ा था वो जगह अब खाली थी। अब चंद लम्हे ही गुजरे थे कि वो फिर इसी जगह नज़र आया। वो कह रहा था, ये लो भुना हुआ गोश्त, ये इतना है कि तुम्हें इसके साथ रोटी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहो तो गरम कर लो, या अगर ज़्यादा भूख लगी हो तो यूं ही खा लो। हमज़ाद ने मेरी तरफ देचकी बढ़ाई जो मैंने हाथ बढ़ाकर ले ली। खोलकर देखा तो इसमें वाकई भुना हुआ गोश्त था। गोश्त देखकर मेरी भूख चमक उठी और मैंने गरम करने का तकल्लुफ़ भी ना किया और देचकी में हाथ डालकर बोटियां खाने लगा। जब खूब पेट भर गया तो पानी पीकर मैंने देचकी कमरे में एक तरफ छुपा दी। इसमें अभी कुछ गोश्त बाकी था जिसके लिए मैंने सोचा था कि सुबह नाश्ते में काम आ जाएगा। और कुछ
یہ آواز سن کر میں چونک پڑا۔ میں کھانے میں اتنا مشغول تھا کہ میں نے حمزاد کو وجود کو قطعی فراموش کر دیا تھا۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، ایک بات بتاؤ، میرا وہ چراغ جس کے ذریعے میں عمل کر رہا تھا آخر کس طرح اور کیوں شکستہ حویلی میں پہنچ گیا، اور وہ بھی ایک دیوار کی بنیاد میں؟ یہ تمہارا آخری امتحان تھا۔ اگر تم خوفزدہ ہو کر چراغ کو ہاتھ نہ لگاتے جیسے کہ امید تھی تو آج میں تمہارے قبضے میں نہ، مگر تم نے ہمت کر کے چراغ گل کر دیا اور اس سے ذرا بھی خوفزدہ نہ ہوئے، تو وہ تمہاری حرکت تھی۔ میں نے کہا، خیر جو ہوا سو ہوا۔ میرے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ میں نے اپنے ہمسات کو اپنے قابو میں کر لیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اب تم جا سکتی ہو۔ میرے ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ میری پلکیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کھا گیا۔ مہینوں کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھانا نصیب ہوا تھا۔ میں ایسا سویا کہ دوپہر 12 بجے کے قریب اٹھا۔ پہلی مرتبہ مجھ سے فجر کی نماز قضا ہوئی تھی۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا کبھی کسی وقت کی نماز قضا نہیں کی تھی۔ میں اٹھ کر نہایا اور رات کے وقت پر غور کرنے لگا۔ اب میرے دن بدل جائیں گے، مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں نے اپنے ہمزاد کو قابو میں کر لیا۔ اب میں بھی شہر میں فخر سے سینہ تان کے چلوں گا۔ میں بھی ایک باعزت زندگی گزاروں گا۔ دوستوں نے مجھے چھوڑ دیا، غریب سمجھ کے میرے ساتھ برے سلوک کیے، مجھ پر طنز کیے، مجھ سے ملنا جلنا ترک کر دیا، اور صرف اس لیے کہ میں ان کی طرح امین نہیں تھا۔ اب میں انہیں دکھاؤں گا کہ وہ غریب ہیں یا میں۔ دولت کے ڈھیر لگا دوں گا، میں شاہانہ زندگی بسر کروں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ کون مجھ پر طنز کرتا ہے، کون میرے ساتھ بری طرح پیش آتا ہے، اور کون مجھ سے ملنا نہیں چاہتا۔ یہ سوچ کر میں نے رات والی دیچکی نکالی اور بقیہ گوشت بھی کھا گیا۔ میں جب اپنی حویلی سے نکلا تو میرا سر فخر سے اونچا تھا، ہر چند کے میرے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے پیوند لگے اور میلے تھے، مگر مجھے اس وقت کسی بات کا احساس نہیں تھا۔ ارے بھائی شیخ صاحب، تم تو عید کا چاند ہو گئے، تم نے ہمارے بچے کیا پڑھانا چھوڑے کہ اب بھولے سے ہمارے پاس بھی نہیں پھٹکتے؟ یہ آواز سید سبت احمد کی تھی، جو میرے ہی پڑوسی تھے اور جن کے بچے مجھ سے پڑھنے آتے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، میاں تم حویلی میں ایسے بند ہوئے ہو کہ باہر ہی نہیں نکلتے، آخر گزر بسر کس طرح کرو گے؟ کب تک ہماری دی ہوئی رقم جو تم نے جمع جوڑ کر رکھی ہوگی تمہارے کام آئے گی؟ ان کی باتیں سن کر میرا جی چاہا کہ انہیں وہ کھری کھری سناؤں کہ سب بھول جائیں۔ آخر وہ مجھے دیا ہی کیا کرتے تھے؟ کبھی مہینے 2 مہینے میں روپیہ یا 8 آنے، یہ بھی کوئی رقم ہے؟ لعنت ہے اس پیسے پر۔ میں سختی سے ہونٹ بھینچے ان کی بات سن رہا تھا۔ میری مانو تو نجمہ اور رفو کو پڑھانا پھر شروع کر دو، عید بھی قریب آ رہی ہے، اب بس بہت قریب ہے، تمہارے لیے ایک گاڑی کا جوڑا بنوا دوں گا، سید صاحب نے جیسے حاتم کی قبر پر لات مارتے ہوئے کہا۔ اب میرے قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ میں نے سختی سے کہا، مجھے آپ کے بچے نہیں پڑھانے، سمجھے آپ، اور نہ ہی آپ کا بنایا ہوا جوڑا پہننا ہے، وہ عید پر آپ خود پہن لیجئے گا۔ کیا؟ سید صاحب میری بات سن کر ایک دم بھڑک اٹھے۔ گستاخی؟ اماں صاحبزادے تمہاری اوقات کیا ہے جو تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو؟ ہم یعنی سبت احمد عید کے دن گاڑی کا جوڑا پہنیں گے؟ اور کیا پوشاک پہنیں گے آپ؟ کون سے کہیں گے کہ نواب ہیں آپ؟ میں نے تنزیہ ہنسی کے ساتھ جواب دیا۔ بس بس اب آگے نہ بڑھنا، برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اب اگر تم نے مجھے کچھ کہا تو سیدھے صاحب غصے سے کانپنے لگے اور میں بات کو درگزر کرنے کے خیال سے آگے بڑھ گیا۔ میں ابھی گلی میں کچھ دور ہی چلا جاؤں گا کہ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ مرزا مبین بیگ کی بیٹھک تھی۔ مرزا صاحب غالباً ابھی نے کسی دوست سے کہہ رہے تھے، یار بس کمال ہی ہو گیا، چور بھی عجیب تھا کہ باورچی خانے سے صرف دیچکی چرا لے گیا، حالانکہ گھر میں اور بھی قیمتی سامان موجود تھا۔ رات بیگم صاحبہ نے صبح کے لیے گوشت بھون کر رکھ دیا تھا، مگر صبح ہی جب انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو باورچی خانہ حسب معمول بند تھا، مگر اندر سے ہانڈی غائب تھی۔ کمال کا چور تھا کہ جس نے دیچکی ہی چرائی اور پھر یہ کہ باورچی خانہ بھی اسی طرح بند کر گیا۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ گھر میں داخل کس طرح ہوا اور پھر چلا کس طرح گیا۔ کیواڑ تو اندر سے اسی طرح بند ملے جس طرح رات کو لگا کے سوئے تھے۔ مرزا صاحب اور نہ جانے کیا کیا کہتے نہیں ہوں گے، مگر میں صرف اتنا ہی سن کر آگے بڑھ گیا، اس لیے کہ گلی میں کوئی سامنے سے داخل ہو رہا تھا۔
तो वो देचकी मिर्ज़ा साहब की थी। वाह, ये भी खूब रही, हज़रत चोरी कर लाए, मैं सोच रहा था और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। हफ्ता भर बाद ही पूरा बदायूं में ये समझने लगा कि मुझे कोई बड़ा दफीना मिल गया है। अब मेरे अहबाब को मेरी जान की भी फिक्र थी कि कहीं कोई दुश्मन या चोर या डाकू मेरी दौलत पर हाथ ना डाल दें। मगर अब दफीने के साथ साथ ही मेरी कुछ पुरस्रार कुव्वत का चर्चा भी होने लगा था, जिससे मेरे अहबाब को ये इत्मीनान हासिल हो गया कि कोई चोर या डाकू इस तरफ नज़र उठाने की कोशिश नहीं करेगा। इस एक हफ्ते में बहुत कुछ हुआ था। ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर लगाकर और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करके तमाम मलबा हवेली से उठवाया जा चुका था। मेरा ख्याल ये था कि शिकस्ता हवेली की जगह तामीर का काम मुकम्मल हो जाए तो मैं इस हिस्से को खाली करके इधर मुंतकिल हो जाऊंगा। फिर इस हिस्से को भी तुड़वा कर दोबारा बनवाऊंगा। ठेकेदार को मैंने मुंह मांगे पैसे दिए थे और वो मेरे हस्ब मंशा तामीर के काम में मसरूफ़ था। वो रोज़ कई कई घंटे मेरे पास बैठता और हवेली की तामीर के बारे में बातें करता। मैंने इससे ये कह रखा था कि चाहे जितना पैसा खर्च हो परवाह नहीं, तामीर ऐसी होनी चाहिए कि बदायूं का दूर दूर तक इसकी कोई मिसाल ना हो, बस महल मालूम होना चाहिए। अब हल्का अहबाब भी वसी होता जा रहा था। मेरे वो दोस्त जो कभी मेरी गुर्बत के सबब मिलना पसंद ना करते थे, अब बाकायदा से मेरे पास आने लगे थे। मैंने शुरू में इन्हें काफ़ी लानत मलामत की, मगर इन सब ही ने मुझसे माफ़ी मांग ली और मैंने भी वसीउल क़ल्बी का मुजाहरा करके इन सब को माफ़ कर दिया। इन सब की ज़बानें मेरी तारीफ़ करते करते ना थकती। मैं इन सब के काम कर रहा था जो मुझसे कुछ तलब करने से इनकार ना करता। अब मेरा लिबास और वज़ाक़त भी अक्सर बदल गई थी। नौकरों की फ़ौज मेरी खिदमत में रहती थी। हवेली के जिस हिस्से में मेरी रिहाइश इस वक्त थी वो भी किसी महल के हिस्से से कम मालूम ना होता था। जैसे हवेली की जवानी लौट आई हो। हर जगह दबीज़ ईरानी कालीन बिछे हुए थे, जिनके बारे में लोगों ने तरह तरह की कयास आराइयाँ की थीं कि हज़ारों की मालियत की तो सिर्फ कालीनें हैं। दरअसल एक दिन बैठे बैठे सोहराब के मुंह से निकल गया कि अगर कमरे और बाहर बरामदों में फ़र्श बिछा हो तो और अच्छा लगेगा। इस पर मैंने कहा था कि फ़र्श तो बहुत मामूली चीज़ है, हर शख्स अपने यहाँ बिछाता है, अगर कालीन होते तो कोई बात भी होती। इस वक्त मेरे 8-10 मुलाकाती बैठे थे, जिनमें शहर कोतवाल भी शामिल था। इस वक्त मैंने हमसाद को तलब किया और हुक्म दिया कि तमाम पुख्ता हवेली के लिए बेहतरीन आला दर्जे के ईरानी कालीन ले आओ। सब लोग मुझे हैरत से देख रहे थे कि मैंने किसे हुक्म दे रहा हूँ, जबकि इस वक्त मेरे कमरे में कोई नौकर भी नहीं था। लेकिन चंद लम्हों बाद ही वो सब महवे हैरत रह गए जब इनकी आंखों के सामने अचानक बेहतरीन ईरानी कालीनों लग गया। मैंने नौकरों को बुलवाकर इसकी कीमत मालूम करने की कोशिश। इस वक्त हुक्म दिया कि तमाम हवेली में हर कमरे में हर बरामदे और सीढ़ियों के ऊपर कालीन बिछा दो। हुक्म की देर थी कि नौकरों को वो सब कालीन वहाँ से उठाकर ले गए। कुछ नौकर वहीं रह गए ताकि मेरे कमरे में कालीन बिछा सकें। सब लोग कुछ देर के लिए बिछी हुई चांदनी पर से उठ खड़े हुए और देखते ही देखते कमरे में नए आला किस्म के ईरानी कालीन नजर आने लगे। मैं अपनी जगह बैठा था कि कोतवाली शहर अपनी जगह से उठा और मेरे सामने दुजानू होकर बैठ गया और मेरे हाथ चूम लिए। ये इसकी अकीदत का इजहार था। इससे पहले भी छोटे मोटे करतब में हमसाद की मदद से इन लोगों रहा था। वो सब मेरे अकीदतमंद हो गए थे। अब मेरे दोस्त भी, जिनसे पहले मेरी बेतकल्लुफ़ी थी, एहतराम से मेरा नाम लेते थे और हमेशा मेरे सामने मोहतात और मुअद्दब बैठे थे। पास पड़ोस वाले भी अब मेरी इज्जत करने लगे थे। मैं जब भी हवेली से बाहर निकलता लोग मुझे सलाम करने में पहल करते। इसके अलावा अब लोग मुझसे इसलिए भी खौफ रहने लगे थे कि मेरे मोतक़दीन में बड़े बड़े अफसर भी थे जो अक्सर मेरी हवेली के चक्कर काटते थे। मैं जिधर निकल जाता था लोग इज्जत से रास्ता देते। हर शख्स अब मुझे सिर्फ शेख साहब ही कहता था। करामत तो अब मुझे कोई कहता ही ना था, हालांकि मेरा पूरा नाम शेख करामत है। ठेकेदार ने वक्त से कुछ पहले ही तामीर का काम मुकम्मल कर लिया। अब हवेली का एक हिस्सा मुकम्मल हो चुका था। मैं हवेली के नए हिस्से में मुंतकिल हो गया। मेरे अलावा खानसामा और दूसरे नौकर भी इस हिस्से में आ गए। मेरे तमाम नौकर भी मेरी हर तरह खबरगिरी रखते थे। इसके अलावा
وہ آए دن میری پراسرار قوتیں بھی دیکھتے رہتے تھے، اس لیے ہر وقت میرے سامنے مؤدب اور خائف رہتے تھے، حالانکہ میں کبھی ان سے تلخ کلامی سے پیش نہیں آتا تھا۔ میری فیاضی پورے شہر میں مشہور تھی، جو بھی ضرورت مند ہوتا سیدھے میرے پاس چلا آتا اور کبھی میرے دروازے سے خالی ہاتھ نہ لوٹتا۔ شہر میں جو بھی قریب ہوتی میں اس میں مدعو ہوتا، چاہے وہ کوئی سرکاری تقریب ہو یا شہر والوں کی طرف سے۔ شہر میں جو بھی نیا افسر آتا، خواہ وہ ہندوستانی ہوتا یا انگریز، سب میری حویلی پر حاضری دیتے۔ جس دن میں نے نئے تعمیر شدہ حصے میں منتقل ہوا، باپ کی دعوت کی۔ وہ دعوت کیا تھی؟ اچھا خاصا جشن تھا۔ تمام رات ہنگامہ گرم رہا، دور دور سے بڑے بڑے قوال آئے اور رات بھر اپنی جھولیاں بھر کر چلے گئے۔ میرے خانسامہ نے جو کبھی کسی نواب کی خدمت بھی رہ چکا تھا، طرح طرح کے کھانے بنائے، سبھی نے کھانوں کی بے انتہا تعریف کی۔ اس دعوت میں کیا شہر کوتوال کیا، بڑے افسر کیا، چھوٹا کیا، بڑا کیا، جس کی مجھ سے ذرا بھی شناسائی تھی سبھی موجود تھے، اور میری دعوت نامنظور کرنے کی ہمت وہاں تھی کس میں؟ حویلی خاصی بڑی تھی، تقریباً 500-600 آدمی میرے یہاں اس رات مدعو تھے۔ کچھ کھانے خاص طور پر میں نے حمزاد سے کہہ کر دوسرے ملکوں سے بھی منگوائے تھے، اس لیے میری دعوت میں 3-4 انگریز افسران بھی شامل تھے، جو اب اس سے پہلے مجھ سے نہیں ملے تھے۔ انہوں نے صرف میری تعریف ہی نہیں سنی تھی۔ میں نے ان کے پاس پہنچ کر پوچھا، کیا وہ انگریزی کھانے پسند کریں گے؟ پہلے وہ کچھ جھجکے، پھر بولے کہ یہاں وہ کھانے کون تیار کرنے گا، رہنے دیں۔ میں نے کہا، تو کیا ہوا، میں لندن سے منگوا دوں گا۔ اس پر ایران میں سے ایک ہنس پڑا اور بولا، اس وقت تک ہم بوڑھے ہو چکے ہوں گے۔ اور وہ ابھی اپنا فقرہ پورا بھی نہ کر پایا تھا کہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ایس پی پولیس نے اس کا ہاتھ دبایا اور اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی۔ انگریز کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت کے آثار نظر آئے اور وہ مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ ایس پی نے اس کے کان میں کیا کہا ہوگا، اس لیے کہ میں واقف تھا کہ ایس پی میرا مرید ہے۔ اس نے یہی کہا ہوگا کہ ایسا نہ کہیں ورنہ شیخ صاحب کی ناراضی کا خطرہ ہے۔ ان کے لیے بھی کچھ مشکل نہیں کہ وہ ابھی لندن سے ہی کھانا منگوا دیں۔ میں انگریز کے چہرے کے تاثرات سمجھ گیا۔ آپ میرے مہمان ہیں، آپ فرمائیں تو انشاءاللہ آپ کی بات خالی نہیں جائے گی۔ اس نے اسباب میں گردن ہلا دی۔ اسی وقت میں نے آنکھیں بند کی اور حمزاد کو طلب کر کے حکم دیا، لندن کے بہترین کھانے فوراً حاضر کرو۔ بقیہ انگریز افسران بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور ان لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے میں حمزاد سے کھانے لے کر ان کے سامنے چننے لگا۔ وہ سب کھانے دیکھ دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ کھانا بالکل تازہ اور بہترین بنا ہوا تھا۔ وہ کھانا کھانے سے پہلے کچھ جھجکے مگر ایس پی کے کہنے پر کھانا شروع کر دیا۔ اب جو انہوں نے کھانا شروع کیا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ برتن بھی لندن کے بہترین ہوٹلوں کے تھے، جن پر ہوٹلوں کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ میں پھر اپنی نشست پر گاؤ تکیے لگا کر بیٹھ گیا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی ایس پی کے ساتھ وہ سب انگریز میرے پاس آئے اور فرط عقیدت سے میرے ہاتھ چومنے لگے، اس لیے ان سے پہلے ایس پی نے ان کے سامنے میرے ہاتھ چومے تھے۔ انہوں نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ وہ میرے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ چائے یا کافی؟ وہ میری بات سن کر چونک پڑے۔ اس زمانے میں ہندوستان میں چائے یا کافی کا قطعی رواج نہیں تھا، لیکن میں حمزاد سے سب کچھ معلوم کر چکا تھا کہ لندن اور یورپی ممالک میں کن چیزوں کا رواج ہے، تاکہ میں ان انگریز افسران کو اپنا معتقد کر سکوں۔ ان میں سے ایک نے کہا، چائے۔ میں نے حمزاد سے کہہ کر آنن فانن گرم گرم چائے منگوائی۔ یہ چائے بھی لندن کے ایک بڑے ہوٹل کی تھی۔ وہ انگریز افسران مجھ سے اتنا متاثر ہوئے کہ چلتے چلتے میرے پیروں پر گر کر انہیں چومنے لگے، اس لیے وہ اتنے عرصے میں میرے پاس بیٹھ کر یہ دیکھ چکے تھے کہ لوگ کس طرح عقیدت سے میرے ساتھ پیش آ رہے تھے۔ ہر چند کہ مجھے یہ قطعی اچھا نہیں لگتا تھا، مگر لوگوں کی دل آزاری کس طرح کرتا؟ میں منع کرتا تو وہ ضد کرتے۔ دوسرے سچی بات تو یہ ہے کہ اب مجھے بھی اس میں لطف آنے لگے تھا کہ لوگ میری اس حد تک عزت کرتے تھے۔ میری انا اس سے بڑی تقویت پاتی تھی۔ میں اب اپنی حویلی سے بہت کم باہر نکلتا تھا، بلکہ اکثر حویلی کے اس حصے میں سارا دن گزارتا تھا جو زیر تعمیر تھا۔ ٹھیکیدار کو نئے نئے مشورے دیتا رہتا اور جب کوئی ملنے والا یا ضرورت مند آ جاتا تو اس سے وہیں کھڑے کھڑے بات چیت کرتا تھا۔ چند ہی دن میں یہ حصہ بھی میری مرضی کے مطابق تعمیر ہو گیا۔
अपनी तफरीह के लिए एक फ़िटन भी ख़रीद ली थी, जिस पर अक्सर मैंने शाम के वक्त सैर के लिए निकलता था। एक ऐसी ही शाम में सैर करके वापस आ रहा था कि मेरी नज़र एक झरोखे पर पड़ी। मेरी नज़रें वहाँ जमकर रह गईं। वो लड़की इतनी ही हसीन थी कि एक नज़र इसे देखते ही वो मुझसे जैसी हलचल सी मच गई। मेरी रगों में खून। उम्मीद है आपको हमज़ाद की ये साथ पसंद आ रही होंगी। आगे हमज़ाद का जो मोड़ आने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हमज़ाद उसको किस तरह से धोखा देगा। माय डियर फ्रेंड्स, कमेंट्स कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें।